हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो जरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी फिनोमेना है, अगर आपको नहीं आता है तो यकीन मान लीजिएगा, चाहे आप 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे बीएससी कर रहे हो, आपको केमिस्ट्री नहीं आती होगी, है ना। अगर केमिस्ट्री को अच्छे सीखना है, सही से सीखना है और केमिस्ट्री को सीखना भी है थोड़ी बहुत, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना ही चाहिए। आप किसी भी क्लास में हो, 11th से लेकर बीएससी तक, एमएससी तक, किसी भी क्लास में हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना ही चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को आराम से 30-35 मिनट देख लीजिएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक ही चीज़ क्लियर हो जाएगी और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने लगेगा। ठीक, चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करने से पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को जान लेते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज होंगी। जरा समझने की कोशिश करना ध्यान से। देखो जरा, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एटम की, है ना। एटम क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम लोग, ये आपका एक एटम है, इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोला करते हैं? न्यूक्लियस बोला करते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं सर्कुलर पाथ पर। इन सर्कुलर पाथ को सेल बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो सर्कुलर पाथ है, ये वाली सर्कुलर पाथ, इन्हें क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोला करते हैं? बोलो, क्या बोला करते हैं? सेल बोला करते हैं। ये जो सर्कुलर पाथ है, इसे क्या बोला करते हैं हम लोग? सेल बोला करते हैं। ये क्या है? आपका एटम है और ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है। ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है ना। ये क्या है? आपके सेल है ना। क्या है? आपके सेल, ठीक है। और ऑर्बिट, सेल कहें या के क्या कहें? ऑर्बिट कहें। सेल लिखा है या ऑर्बिट लिखा हुआ है। ठीक, जस्ट समझने की कोशिश करना ध्यान से। ये सब सेल है आपका। ये जो सेल होती हैं, उनके छोटे छोटे पार्ट होते हैं। सेल के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उन्हें क्या बोला करते हैं? सब सेल बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? सब सेल बोला करते हैं। सेल के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उन्हें क्या बोला करते हैं? सब सेल बोला करते हैं। जैसे समझने की कोशिश करना, सब सेल आपने बहुत सारी सुनी होंगी, जैसे एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल और जी सब सेल, एच सब सेल, है ना। अब देखो जरा, एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आप लोग याद कर लीजिएगा, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है तो अभी याद कर लीजिएगा। एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होते हैं। पी में कितने होते हैं? 6 होते हैं। डी में कितने होते हैं? 10 होते हैं। एफ में कितने होते हैं? 14 होते हैं। जी में कितने होते हैं? 18 होते हैं, है ना। एस सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होते हैं। 2 से ज्यादा एस सब सेल में नहीं कर सकते। पी सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं। 6 से ज्यादा पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। डी सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 होते हैं। एफ सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 14 होते हैं। जी में कितने होते हैं? 18 होते हैं। फिर सुनो ध्यान से, एटम्स में इलेक्ट्रॉन सेल्स में चक्कर लगाते हैं। ये सेल्स क्या होती है? ये सर्कुलर पाथ होते हैं। सेल्स क्या है? सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब ये जो सेल्स होती हैं वो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी होती है, इन्हें क्या बोला करते हैं? सब सेल बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं हम लोग? सब सेल बोला करते हैं। एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। पी में कितने होते हैं? 6। डी में कितने होते हैं? 10। एफ में कितने होते हैं? 14। जी में कितने होते हैं? 18। एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, जी में कितने होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद हो गया? देखो 4 का डिफरेंस है, अभी याद हो जाएगा। ये बहुत आसान है। देखो 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस, देखो 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। ठीक, एस में बोलो कितने होते हैं? 2 होते हैं। पी में 6, डी में 10, एफ में 14, जी में 18। याद हो गया होगा? याद हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना? बोलो, एस में कितने? 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, जी में 18। ठीक, याद हो गया। सब सेल में आपको कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो सब याद हो गया होगा। ठीक, अब जरा समझने की कोशिश करना ध्यान से। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, जरा समझना ध्यान से। देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना। कहाँ लिखे? यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चलो, एस में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी में कितने होते हैं? 6। डी में कितने होते हैं? 10 होते हैं। एफ में कितने होते हैं? 14 होते हैं। जस्ट समझना ध्यान से। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एक रूल की हेल्प से करते हैं जिसे हम लोग अफबाउ रूल बोला करते हैं। क्या, कौन सा रूल बोला करते हैं? अफबाउ रूल बोला करते हैं। अफबाउ ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं, ये किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ये एक वर्ड है जर्मन लैंग्वेज का। किस लैंग्वेज का? जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। जर्मन लैंग्वेज का जो अफबाउ होता है वो एक वर्ड होता है, ठीक है। अबाउ वर्ड किस लैंग्वेज का? जर्मन लैंग्वेज का, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। इस अबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, मतलब किसी भी चीज को बनाना, किसी भी चीज का निर्माण करना। तो अबाउ रूल की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का निर्माण करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं, जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? इसकी मीनिंग क्या होती है? बिल्डिंग अप, है ना, किसी भी चीज को बनाना। क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस रूल की हेल्प से बनाते हैं। क्लियर हो गया इतना? चलो,
अबाउ नियम में क्या कहा गया, चलो हम लोग इस लैंग्वेज को हम पढ़ देते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा, फिर इसकी मीनिंग समझाते हैं, फिर इसका मतलब समझाते हैं क्या होता है। देखो जरा, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। इसका क्या मतलब है, ग्राउंड स्टेट में, एटम की ग्राउंड स्टेट में जो ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं। इसका क्या मतलब जरा समझने की कोशिश करना ध्यान से। जैसे मान लेते हैं ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जरा समझ लो ध्यान से। देखो एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं ना, पता है ना। पी में कितने होते हैं, 6 होते हैं। डी में कितने होते हैं, 10 होते हैं। एफ में कितने होते हैं, 14 होते हैं। ठीक है, आपको पता है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एस में कितने, 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 होते हैं। ठीक, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स एक एटम्स में 3 डायमेंशनल पार्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। ऑर्बिटल्स क्या, किसी भी एटम में एक 3 डायमेंशनल पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोला करते हैं। समझ में आ गया ना आपको, फिर सुनने ध्यान से। देखो इसका मतलब समझो, देखो ध्यान से। देखो जैसे आप हैं, ठीक, आपका कोई एड्रेस होगा, आपका कोई घर होगा, आप घर में रहते हैं, तो आपके पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा कहाँ होती है, आपके घर में। तो आपके लिए ऑर्बिटल्स कौन सा होगा, आपका घर, है ना। समझ में आ गया ना आपको। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के जो एटम्स होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना कहाँ होती है, ऑर्बिटल्स में होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स का घर कहाँ है, ऑर्बिटल्स है। ठीक है, एक ऑर्बिटल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ऑर्बिटल को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, या फिर किसी गोले द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, सुनना समझना ध्यान से। एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे। एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या मैंने भरे, इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, जिनके स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्लॉकवाइज स्पिन करता है। स्पिन का मतलब क्या है, ये देखो, ये क्या है, आपका एटम्स है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं ना। ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी चक्कर लगा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी चक्कर लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपकी क्लॉकवाइज है, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाए, ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अरे आपकी घर में जो सेकंड वाली निडल घूमती है वो क्लॉकवाइज चक्कर लगाती है, पता है ना आपको, पता है नहीं है, पता है ना। ठीक, चलो इधर देखो। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एटम्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के मूवमेंट कर सकता है, 2 प्रकार से गति कर सकता है, 2 डायरेक्शन में घूम सकता है। एक तो क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ऑर्बिटल्स का जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये क्लॉकवाइज घूमता है एटम्स में, ये वाला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। याद रखेंगे, ऑर्बिटल्स का पहला इलेक्ट्रॉन कैसे, क्लॉकवाइज, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। एक और अगर आपसे कोई पूछे, बताओ जरा ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो, तो आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन चक्कर लगाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ऐसा। अब जरा समझो ध्यान से। अगर आपसे कोई पूछे, सर बताओ जरा, एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल बात सही है, एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या हम ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे नहीं भर सकते ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन? बात आती है, गलत है ये बात। ये समझने की कोशिश करना ध्यान से। अगर आपसे कोई पूछे क्या ऑर्बिटल्स में हम ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, तो आप कहेंगे नहीं सर, ऐसे तो नहीं भर सकते। दोनों ही इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गए। दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, एक क्लॉकवाइज होना चाहिए, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे, जरा बताओ सर हम लोग ऐसे भर सकते हैं क्या, ऐसे, तो आप कहेंगे हाँ भर सकते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर ऐसे ही भरते हैं। ठीक है, जो परंपरा चली आई है, जो स्टैंडर्ड है इलेक्ट्रॉन को भरने का, वो ये है। बात समझ में आ रही है ना आपको। यहाँ पे क्या है, पहला एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरा क्लॉकवाइज है। बात समझ में आ रही है ना आपको। चलिए, क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, एक ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बोलो, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलो, इतनी तो बात समझ में आ गई कि एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये देखो, ये कह रहा है कि अबाउ नियम में ये कहा गया, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, है ना। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल्ड होते हैं उनके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका क्या मतलब है, जरा समझने की कोशिश करना। जैसे मान लेते हैं जैसे एक ऑर्बिटल ये है, ठीक, दूसरा ऑर्बिटल ये है, तीसरा ऑर्बिटल ये है। ये पहला ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये तीसरा ऑर्बिटल है। अबाउ रूल ये कहता है ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है।
ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक। अबाउट रूल ये कहता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे कम एनर्जी इसकी है, उसके बाद और ज्यादा, उसके बाद और ज्यादा। अबाउट रूल में ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटस में जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। बताओ जरा, इन तीनों ऑर्बिटस में एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, इसकी ना, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ रही है ना, तो ऑर्बिटस इसकी सबसे कम एनर्जी होगी, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां फील्ड होंगे, यहां पर फील्ड होंगे, है ना, उसके बाद यहां पे फील्ड होंगे, उसके बाद यहां पे फील्ड होंगे। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यहां पे फील्ड होंगे, उसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें। बात समझ में आ गई? चलिए, ये थ्योरी का पोर्शन हो गया। अब इस फिगर को समझते हैं जो अबाउट रूल में दिया जाता है। देखो जरा, इस फिगर की हेल्प से, ये जो आपके सामने फिगर बना है, मैंने पहले ही बना दिया था, इस फिगर की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे समझने की कोशिश करना कैसे करते हैं, समझना ध्यान से। 2-3 एग्जांपल समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। सबसे पहले आपको सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो पता ही होंगे। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बोलो, 2 होते हैं, पी में कितने होते हैं, 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, एफ में 14 होते हैं, पता है ना आपको। चलो, अब जैसा अगर मुझे सोडियम, पहले ये समझ लो, ये बनेस क्या मतलब है, बनेस का क्या मतलब है, जैसे समझना ध्यान से। ये आपकी एटम होता है, ये एटम है आपका, इसके अंदर छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस बोला करते हैं, पता है आपको। ये पहली सेल होती है, ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल बना दी, ये चौथी सेल बनाई, मैंने पूरी नहीं बनाई, ये सेल होती है, ठीक। ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये चौथी सेल है। इसी तरीके सब सेल होते हैं। ये एस सब सेल सबसे पास होती है न्यूक्लियस के, उसके बाद पी सब सेल, उसके बाद डी सब सेल, उसके बाद एफ सब सेल, उसके बाद जी सब सेल। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये सब सेल होते हैं, एस पी डी एफ। सुनना और समझना, अगर वन एस लिख दिया जाए इसका मतलब क्या है, वन एस लिख दिया जाए इसका मतलब क्या होता है, एटम्स की पहली सेल है और पहली सेल की एस सब सेल है। एटम्स की कौन सी सेल है, पहली सेल है, वन का मतलब पहली सेल है और एस का मतलब एस सब सेल है, ठीक। अब अगर ऐसा कुछ लिखिए, 2s का मतलब क्या है, 2s अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा 2s का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे सब बताइए, उस एटम के बारे में बात हो रही है, उस एटम की सेल और सबसेल के बारे में बात हो रही है जिसकी दूसरी सेल है और एस सबसेल है। अगर आपसे पूछे 3s का मतलब क्या है, तो तीसरी सेल है, ये कौन सी तीसरी सेल, पहली दूसरी तीसरी सेल, ये तीसरी सेल है और एस सबसेल है। तीसरी सेल की कौन सी, एस सबसेल, तीसरी सेल की कौन सी, एस सबसेल, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए 3p क्या है, आपसे पूछे 3p क्या है, तो आप तुरंत ही बोलेंगे ये सेल होती है, ये जो नंबर होता है वो क्या होती है, सेल होती है, और p क्या है, सब सेल है। बात समझ में आ रही है ना। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा 4s क्या है, तो आप बोलेंगे 4 तो सेल है, s क्या है, सब सेल, चौथी सेल की s सब सेल है, ठीक। अगर आपसे कोई पूछे बताओ 5p क्या है, 5वीं सेल की p सब सेल है। अगर आपसे कोई पूछे 4d क्या है, तो आप बोलेंगे चौथी सेल की d सब सेल है। बात समझ में आ रही, जो भी नंबर होगा, ये जो नंबर होंगे वो क्या है, सेल है, और एसपीडीएफ आ जाए वो क्या है, आपके सब सेल है। क्लियर हो गया इतना? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही होगी। चल अब देखो जरा, मेरी बात समझना ध्यान से, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। देखो जरा, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ जरा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका क्या मतलब है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब ये है सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन की संख्या 11-11 है। क्या मैंने कहा, सोडियम के इलेक्ट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या कितनी है, सोडियम में 11-11 है। अब मुझे 11 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है, एटम्स के ऑर्बिटस में इलेक्ट्रॉनों का भरना, इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट करना, उसे क्या बोला करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मतलब होता है, एटम के ऑर्बिटस में इलेक्ट्रॉनों का भरना, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आ गई आपको। एटम्स में जो ऑर्बिटस होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भरना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। जरा समझे ध्यान से, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कैसे करेंगे, इस फिगर की हेल्प से करेंगे। 11 इलेक्ट्रॉनों को मुझे भरना है सोडियम के एटम में। सोडियम के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 11 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, देखो जरा, मतलब इस फिगर की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे, हम लोग 1s2 लिख देंगे। 1s2 का मतलब क्या होता है, जब समझने की कोशिश करना। 1s2 का मतलब क्या होता है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन भरना है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। 1s2 का मतलब क्या है,
2 इलेक्ट्रॉन भर चुके किसमें, सोडियम के एटम में। 1 का मतलब क्या, पहली सेल में भर गए और वो s सब सेल में भर गए, ये पहली सेल में भर गए, s सब सेल में भर गए। क्लियर है इतना, पता है ना आपको, ये एटम होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, ये पहली सेल होती है, दूसरी सेल होती है, तीसरी सेल होती है, चौथी सेल होती है, बहुत सारी सेल होती है ना। ये मैंने पूरी नहीं बनाई ना, आप सोच लो सर ये आधी अधूरी कैसे हो गई, ये पूरी होनी चाहिए, ठीक है, हमने बनाई नहीं, ठीक। ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये चौथी सेल है, ये पांचवी सेल है, छठवीं सेल है ना, बहुत सारी हो सकती है सेल, ठीक है। चलिए ये 1s2 का मतलब क्या, पहली सेल की s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। उसके बाद देखो चलो, अब पहले एरो में, ये एरो है आपको, एरो देख रहे होंगे, पहले एरो में सिर्फ 1s है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। उसके बाद जैसे ही पहले एरो में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो देखो 1s के अलावा s में अधिकतम 2 ही तो हो सकते हैं, 3 होते हैं क्या, नहीं होते हैं। s में 3 नहीं कर सकते, कितने कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, है ना। क्या आप बताओ 1s के अलावा पहले एरो में कोई है क्या, नहीं है ना। उस जैसे ही एरो खत्म होता है 1s के अलावा, क्योंकि कुछ और नहीं है तो एरो फिनिश हो गया। जैसे ही एरो फिनिश होता है इलेक्ट्रॉन नए एरो में एंटर करेगा, बताओ, और वो भी पीछे से, आगे से नहीं, कहां से, पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से, इधर से नहीं करेंगे हम लोग, इधर से इलेक्ट्रॉन की एंट्री नहीं करेंगे, किधर से एंट्री करवाएंगे, पीछे से, चोर की तरह। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चोर होता है ना। एरो में कैसे एंटर करता है, पीछे से, आगे से, बोलो, पीछे से, है ना। बताओ जरा, तो दूसरे एरो में पीछे से एंटर करेगा तो क्या हो गया, 2s2 लिख देंगे। 2s2 क्यों लिखा, क्योंकि s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। देखो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 नहीं कर सकते, 2 कर सकते हैं, ठीक, याद रखना, ठीक। अब यहाँ पे देखो 1s2 हो गया, 2s2 कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 2, 4 भर चुके हैं। ये इलेक्ट्रॉन से कितने भर चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। कितने भरने थे, 11 भरने थे, 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। कितने बचे बोलो, 7 बचे ना, 7 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। उसका 2s2 हो गया। अब मतलब इस एरो में, दूसरे एरो में 2s के अलावा कुछ और है, बोलो, देखो जरा, 2s के अलावा इस एरो में कुछ और है, देखो ना, 2s के अलावा कुछ और है क्या, बोलो जरा, बोल दो, नहीं है ना, नहीं है, ठीक। उसके बाद अब जैसे ही एरो ये खत्म होता है, इलेक्ट्रॉन नए एरो में एंटर करेगा, आगे से पीछे से, बोलो, आगे से या पीछे से, पीछे से एंटर करेगा, बोल रहे हो नहीं बोल रहे, बोल रहे हो ना, चलो, पीछे से एंटर करेगा, है ना। पीछे से कौन से, पीछे से, तीसरे एरो में। तीसरे एरो में क्या मिलेगा आपको, 2p मिलेगा। बताओ p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, बताओ कितने होते हैं, 6 होते हैं। बताओ जरा, 4 भर चुके हैं, 7 और भरने, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या कर लेंगे हम, 2p6 लिख देंगे, बोलो, 2p6 हो गया। p6 से क्यों किया, 7 क्यों नहीं किया, क्योंकि p में अधिकतम 6 ही होते हैं भाई, 6 से ज्यादा नहीं कर सकते, 6 से कम कर सकते लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। इसी तरीके s में 2 से कम कर सकते लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। s में 1 कर सकते लेकिन 3 नहीं कर सकते आप। p में 7, 8 नहीं कर सकते आप, p में 6 कर सकते, 5 कर सकते, 2 कर सकते, 3 कर सकते। क्लियर है इतना, चलो यहाँ पे देखो 2p6 हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, 10 भर गए, देखो गिनो, 4, 10, कितने भरने थे, 11 भरने थे, 10 भर चुके, कितने और बचे, कितने और बचे, बोलो, 1 बचा। बताओ 2p के बाद एरो खत्म हुआ या नहीं हुआ, 2p के बाद एरो में और कुछ है या नहीं है, बोलो, फिनिश हो गया, हो गया फिनिश, कहाँ हुआ यार, इधर देखो, 2p के बाद 3s है ना, ये देखो 3s है ना। अब मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरने, एक भरने, s में अधिकतम कितने होते हैं, s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, भरना तो एक ही है ना, तो 3s1 कर देंगे। देखो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 4, 6, 10 हो गए, 11 हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन भरने थे मुझे, ठीक। थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी, है ना, पूरी नहीं आई। चलो फिर से करते हैं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सुनो, समझना ध्यान से, जैसा मैंने ये किया है वैसे ही क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पहले एरो में एंटर करेगा, 1s में, देखो पहले एरो में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 1s में, 1s2 लिख देंगे। 1s2 का मतलब क्या, कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके, 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके। कितने इलेक्ट्रॉन भरने क्लोरीन में, 17 इलेक्ट्रॉन भरने, कितने भर चुके, 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, कितने बचे, 15 बचे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन दूसरे एरो में एंटर करेगा, पहले एरो में भर चुका है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, दूसरे एरो में, तो क्या करेंगे, 2s2 कर देंगे, 2s2, बोलो कितने हो गए टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कितने और भरने हैं, कितने और भरने हैं, 13 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। दूसरे एरो में इलेक्ट्रॉन भर गए। उसके बाद देखो, क्या दूसरे एरो में 2s के अलावा कुछ और है, 2s के अलावा कुछ और है, नहीं है ना, देखो 2s के अलावा कुछ और है क्या, नहीं है ना। अब इलेक्ट्रॉन नए एरो में एंटर करेगा, वो भी पीछे से, किधर से, पीछे से, इधर से करेगा क्या, ये तो आगा है, ये कि पीछे से है। तो तीसरे एरो में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा पीछे से। क्या मिला आपको, सबसे पहले क्या मिला तीसरे एरो में, 2p मिला। p में मैक्सिमम कितने होते बोलो, p में मैक्सिमम कितने होते बोलो, 6 होते हैं, तो 2p6 कर देंगे। कितने हो टोटल, देखो 4, 10 हो गए,
10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बचे कितने बोलो, बच्चे कितने 17 भरने थे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, बच्चे कितने 7 बचे हम। तो 2p के बाद क्या आ जाएगा 3s आएगा, नहीं आ रहा समझ में, आ रहा होगा 3s आएगा, ठीक है 3s आएगा। 3s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, 2 ही तो होते हैं, भरने कितने हैं अभी भरने हैं 7, 3s2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 3s2 कर सकते हैं बिल्कुल, है ना। अब बोलो 3s2 हो गया है ना, कितने भर चुके हैं 2 4 गिनते रहना, ये ना ज्यादा भर दो, 2 4 10 12 भर गए, कितने बचे 5 बचे। 3s के बाद तीसरे एरो में 3s के बाद यहां बताओ कोई और है क्या, 3s के बाद और कोई है तीसरे एरो में बोलो, नहीं है ना। तो जैसे ही एरो खत्म, ये तीसरा एरो खत्म हो गया 3s के बाद, जैसे ही एरो खत्म होता है इलेक्ट्रॉन नए एरो में पीछे से इंटर करता है। अब कहां इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, चौथे एरो में। चौथे एरो में जब इंटर करेगा तो ये कहां जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा। कितने और भरने मुझे 12 भर चुके हैं, p में कितने होते हैं अधिकतम 6 होते हैं, भरने कितने हम लोगों को 17 करने हैं, 3p5 भरने हैं, 3p5 बोलो कितने हो गए 4 10 12 17 हो गए, 17 ही करने थे। ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है Cl का। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी। अब देखो तरफ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से। चलो पोटेशियम करते हैं 19 का, 19 का करते हैं, वही प्रोसेस चलनी है हम लोगों को, वही प्रोसेस करनी है। चलो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, कौन से एरो में एंटर करेगा, पहले एरो में ना, पहले एरो में क्या है 1s है ना, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे 1s2 लिख देंगे। 1s2 का मतलब क्या 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 19 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके, कितने बचे बोलो 17 बचे ना। चल 1s2 हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 1s पहले एरो में 1s के अलावा कुछ और है नहीं है ना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन दूसरे एरो में एंटर करेगा 2s में, 2s2 लिख देंगे, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं ना, कितने बच्चे बोलो 19 थे, 4 इलेक्ट्रॉन बच चुके, कितने बच्चे बोलो बोलो कितने बचे 15 बचे ना। चल है ना। अब देखो दूसरे एरो में इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं ना, उसके बाद क्या बताओ दूसरे एरो में 2s के अलावा कुछ और है क्या, 2s के अलावा कुछ और है क्या, नहीं है ना। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही एरो खत्म होता है, 2s के अलावा कुछ और है ही नहीं तो एरो फिनिश हो गया ना। अब जैसे ही एरो खत्म होता है इलेक्ट्रॉन नए एरो में पीछे से एंटर करता है, इलेक्ट्रॉन नए एरो में वो भी पीछे से। अब बताओ पीछे से एंटर करेगा 2s के बाद क्या आएगा 2p आएगा। p में अधिकतम कितने होते हैं बोलो, p में अधिकतम कितने होते हैं 6 होते हैं, ये 6 बने 16 मत समझ लेना, ठीक है। p में अधिकतम 6 होते हैं ना, तो क्या हो रहा है 2p 6 कर लेंगे, बोलो कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2p के बाद क्या आएगा 3s आएगा, तो क्या कर लेंगे आप लोग 3s2 कर देंगे। s में अधिकतम 2 ही तो होते हैं, अब तो समझ में आ गया होगा। कितने हो गए टोटल देखो 4 10 12 हो गए। 3s के बाद एरो फिनिश हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन नए एरो में एंटर करेगा वो भी पीछे से, 3p6 कर देंगे। 3p6 क्यों कर दिया, क्योंकि 18 हो रहे, देखो 4 10 12 18 हो गए। हमें कितने भरने हैं अब कितना और भरना है, एक भरना है। 3p के बाद क्या आ रहा है, देखो 3p के बाद क्या आ रहा है 4s आ रहा है, 4s2 कर दें बोलो, 4s2 कर दें, 4s2 कर दें। अब गिनो जरा कितने हो गए 4s2 जैसे ही करते हैं गिनो कितने हो गए 4 10 12 18 20 हो गए। 20 नहीं करने, कितने करने 19 करने थे, तो 4s2 ना करके s में अधिकतम 2 होते हैं, एक तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हो गया 4s 1 हो गया। बात समझ में आ रही है आपको, आ रही होगी। चलो हम लोग फास्फोरस करते हैं, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है 15 होता है, ठीक। चलो ये तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में एंटर करेगा तो क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 2 बार गए इलेक्ट्रॉन, अब कितने बचे अभी तो 13 बचे है ना, 2 बार अभी तो। उसके बाद जैसे पहले एरो फिनिश होता है इलेक्ट्रॉन नए एरो में पीछे से एंटर करता है, पीछे से एंटर करेगा 2s में एंटर करेगा, तो क्या हो जाएगा 2s2 हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो 4 हो गए, दूसरे में हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन दूसरा एरो फिनिश हो गया, देखो उसके बाद इलेक्ट्रॉन तीसरे एरो में एंटर करेगा 2p में, 2p6 हो गया। बोलो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो 4 10 हो गए, 10 हो गए ना। उसके बाद 2p6 हो गया, उसके बाद 3s में एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन 3s2, देखो 2p के बाद 3s ही आ रहा है, 3s2 हो गया। कितने हो गए चल 10 12 हो गए। अब बोलो कहां भरेंगे 3s के बाद इलेक्ट्रॉन 3p में तो एंटर करेगा, 3p में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं p में 6 होते हैं। हमें करने कितने अब देखो 12 तो भर चुके, 15 भरने, 12 भर चुके 15 भरने, कितने और भरने 3 भरने हैं। p में अधिकतम कितने होते हैं 6 होते हैं। देखो 3p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बोलो, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3 जाएंगे, क्योंकि अगर 6 कर देंगे तो 18 हो जाएंगे। हमें भरने कितने, अरे गिनो 4 10 12 18 हो गए, हमें भरने कितने 3 ही तो भरने हैं, है ना, तो 3 यहाँ पे कर देंगे।
क्योंकि 6 कर देंगे 18 हो जाएंगे, हमें 15 करने हैं तो 3 कर दिया। फास्फोरस का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है? आ रही है। इन्हें मिटाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। चलो देखो जरा, हम लोग क्या करते हैं, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, Mn 25 का, Mn 25 का, मैंगनीज 25। देखो जरा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा तो क्या लिख देंगे हम लोग, 1s2 लिख देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 25 बनने, 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, कितने बचे, 23 बचे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, 2s2, है ना। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन नए एरो में 3s में एंटर करेगा, 2p6, ठीक। उसके बाद देखो 2p6 हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3s में एंटर करेगा, 3s2, बोलो कितने हो गए, 4, 10, 12, अभी तो बहुत सारे हैं, 25 करने हैं। 3s के बाद बोलो कहाँ भरते हैं, 4s में भरते हैं, नहीं ना, क्योंकि ये तो आगे से हो गया, हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से इंटर कराना है, पीछे से। तो 3s के बाद 3p आएगा, बिल्कुल आएगा। p में अधिकतम कितने होते हैं, 6 होते हैं। बोलो कितने हो गए टोटल, देखो 4, 10, 12, 6, 18। p में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 हो गए, कितने, 7 और बढ़ने में। उसका 3p के बाद देखो क्या आ रहा है, 3p के बाद देखो क्या आ रहा है, एरो फिनिश हुआ या नहीं हुआ। 3p के बाद देखो क्या आ रहा है, 4s आ रहा है, तो क्या लिख देंगे, 4s2 लिख देंगे। बोलो कितने हो गए, कितने हो गए, बोलो 20 हो गए, 20 हो गए ना, बिल्कुल हो गए, 20 हो गए आपके, ठीक। अब बचे कितने, 5 बचे ना। 4s2 के बाद देखो किसमें भरते हैं, 4s के बाद ये 4s है ना, 4s के बाद ये एरो फिनिश हो गया, चौथा एरो फिनिश हो गया। जैसे ही एरो फिनिश होता है, इलेक्ट्रॉन नए एरो में एंटर करता है, वो भी आगे से पीछे से, बोलो आगे से पीछे से ना, पीछे से। चौथा तो भर चुके हैं हम लोग, 5वें एरो भरेंगे। अब बताओ 4s के बाद क्या आएगा, 3d आएगा। d में मैक्सिमम कितने होते हैं, देखो d में मैक्सिमम कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3d आएगा। बताओ d में 10 इलेक्ट्रॉन कर दें, बिल्कुल कर दूं, कर दें, कर दिया। चलो अब इधर देखो, d में 10 इलेक्ट्रॉन करते तो गिनो कितने हो गए, 4, 10, 12, 18, 20, 30 हो गए। हमें कितने करने, 25 करने हैं, 30 नहीं करने हैं। यहां तक 20 हो जाते हैं, अगर 10 करते तो 30 हो जाते हैं, तो अगर 5 कर दो तो कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। बात क्लियर है या नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। चलो हम लोग एक और करते हैं, कोबाल्ट का 27 का, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले 1s में जाएगा, 1s2 हो गया। उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2s में जाएगा, 2s2 हो गया। अब तो यार सीख गए होंगे, है ना, शिशु वाले बच्चे को भी पढ़ाते तो भी वो समझ जाता, आपको समझ में नहीं आ रहा है, पागल कहीं के। 1s2 हो गया, उसके बाद 2s2, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जैसे ही दूसरे एरो में इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, एरो खत्म हो गया 2s2 के बाद, उसके बाद 2p6 हो गया। उसके बाद 2s के बाद कहाँ जाएगा, 3s2, कितने हो गए टोटल, 2, 4, 10, 12, ठीक। 3s के बाद इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, बोलो कहाँ करेगा, 4s में, 3p में। बोलो आप ही लोग बोलो, बोलते तो हो ही नहीं, पागल हो ना बिल्कुल। उसके बाद 3s के बाद कहाँ इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, 3p में ना, तो 3p6 हो जाएगा। अरे भाई p में 6 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। गिनो, काउंट करो, 27 बनने वाले इलेक्ट्रॉन, 4, 10, 12, 18, 27 बनने हैं, अभी तो बहुत सारे हैं ना। 3p के बाद देखो, 3p के बाद क्या आ रहा है, 4s आ रहा है, 4s2 कर देंगे, 20 हो गए। अब बताओ 20 के बाद 27 करने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन बनने हैं। 4s के बाद बताओ, 4s के बाद 5s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं क्या, नहीं ना, कहाँ इलेक्ट्रॉन भरना है, 3d में। तो 3d अगर 10 कर दें तो 30 हो जाएंगे, तो कितना करते हैं, 7 करते हैं, 27 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बोलो आ रही ना। चलो जिंक का करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जिंक 30 का, बताओ इसी तरीके से करना है। सबसे पहले 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल जाएगा, रट गया होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2s में, 2s2 हो गया, कितने हो गए, 4 हो गए। उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2p में, 2p6 हो गया, 10 हो गए। उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3s में, 3s2 हो गया। तीसरा एरो फिनिश हो गया। जैसे ही एरो फिनिश होता है, इलेक्ट्रॉन नए एरो में एंटर करते हैं, वो भी आगे से पीछे से, बोलो पीछे से एंटर करेगा। 3s के बाद कहाँ जाएगा, 3p6 में, 3p6 बोलो कितने हो गए टोटल, 4, 10, 12, 18 हो गए। 3p के बाद कहाँ जाएगा, 4s2 में, कितने हो गए टोटल, बोलो कितने हो गए, 20 हो गए। उसके बाद 4s के बाद कहाँ जाएगा, 3d में जाएगा, हमें 30 करने, 20 यहाँ तक हो गए। 3d कितने करते हैं, 3d 7 करते हैं, 3d 8 करते हैं, 3d 9 करते हैं, 3d 10, बोलो कितने करते हैं, 3d 10 करते हैं यार, 30 करने हैं मुझे, 3d 10 हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो आ गई ना आपको। चलो इसे मिटाएं, आप लोग नोट कर लेना, वीडियो को रोक लेना, आराम से नोट कर लेना, है ना। ये फिगर आपका सही से आना चाहिए, ये फिगर सही से बनना चाहिए आपको। अगर ये फिगर सही से बनता है, ये एरो आपके सही से बनते हैं, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सही से होता है। अगर आपने ये एरो गलत कर दी, ये फिगर आपने गलत कर दिया, एरो गलत कर दिए, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कभी सही नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस फिगर को ही तो देख के कर रहे हैं,
ठीक है, तो ये फिगर आपका सही से बनना चाहिए, आपकी बुक में भी होगा, है ना। अगर नहीं है बुक में तो मैंने बना रखा है, आप लोग देख लीजिएगा इससे। ठीक, चलो हम इसे मिटाते हैं, है ना, इसे मिटाते हैं। हम लोगों को दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सीखने हैं, CR और CU का। देखो CR का कितना होता है 24 होता है, CU का कितना होता है 29 होता है। ठीक, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है। ठीक, देखो जरा, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अबाउट रूल से, जो आप लोग करते आए, करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये है अबाउट रूल के अकॉर्डिंग, ये गलत होता है। ठीक, याद रखना, CR का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपके एग्जाम में खास तौर पर पूछा जाता है, CR और CU का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिए, ये अबाउट रूल के हेल्प से करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत होता है ना। लेकिन सही क्या होता है, सही देखना जरा, सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचा दो, अभी इसका रीजन बताएंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचा दो आप, वो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचाएंगे तो 4s1 3d5 हो जाएगा। देखो जरा कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है आपका। अब रूल के अकॉर्डिंग गलत होता है ये वाला ऊपर वाला, ये सही है। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन थे, दो से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुँचा दिया तो 4s1 3d5 हो गया, ये सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इधर देखो CU करते हैं 29 का, क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ये है अबाउट रूल के अनुसार, ये गलत होता है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा दो आप, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचाएंगे तो 4s1 3d10 हो जाएगा, वो आपका सही होता है। कैसे जरा समझो, 1s2 2s2 2p6 राइट देख लेना। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, ये आपका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। कौन सा करना है आपको, अगर एग्जाम में आ जाए तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है CR और CU का, ये वाले नीचे वाले, ये वाले और ये वाले। ठीक, मैंने आपको बता दिया, ऐसी गलती तो मत करना। क्रॉस वाला साइन क्या है, अगर आपने ये वाला ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया एग्जाम में तो टीचर भी ऐसे ही करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, गलत ही करेगा, सही नहीं करेगा। अगर नीचे वाला कर दिया तो टीचर भी ऐसे ही करेगा, हाँ तुम तो बहुत समझदार हो, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, सही किया आपने, है ना। बात समझ में आ रही है ना आपको, कौन सा करना है, नीचे वाला करना है, इसका ये वाला करना है क्रोमियम का, और कॉपर का ये वाला करना है। बात समझ में आ रही है ना, आ रही है ना, बात समझ में आ रही होगी। ठीक, सुनो और समझो ऐसा होता क्यों है। देखो अभी थोड़ा बहुत समझ लो कि आपको समझ में आ जाए ऐसा। देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब हम इस अबाउट रूल का जो फिगर है इसे मिटा दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, रीजन समझो ऐसा क्यों होता है। देखो जरा, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इससे एक कम पे आओ, D9 पे आओ। डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑर्बिटल कितने होंगे, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। पता है ना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोलो, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो D10 में कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 होंगे ना। अरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल में रहेंगे, 5 ऑर्बिटल में रहेंगे ना। तो 5 मैंने बना दिए। ठीक है, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने यहाँ पे D9 कर लिया, लेकिन ऑर्बिटल्स 5 ही होंगे। ठीक है, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो ऑर्बिटल्स तो 5 ही होंगे हमेशा। ठीक है ना, आप सोच रहे हो सर ये तो 9 हो गए, अरे कहीं चला गया एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के। आपके घर में 10 लोग हैं और 10 लोगों के लिए 5 कमरे हैं। ठीक है, अगर कोई एक इंसान चला जाए तो कमरे कम हो जाएंगे क्या, नहीं हो जाएंगे ना, कमरे तो उतने ही रहेंगे। ठीक ठीक, इधर देखो D10 है, D10 में कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ऐसे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। D9 में देखो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9 बनने हैं ना। अब इधर देखो, जरा समझने की कोशिश करना, D5 को देखना है और D4 को देखना है। D5 में देखो, डी में कितने कक्षक होते हैं, बोलो, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, बोलो, डी में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। डी में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, कैसे भरेंगे, 1 2 3 4, है ना। सुनो समझो ध्यान से, देखो
D10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन स्ट्रेन होते हैं, इन्हें बोलते हैं फुलफिल्ड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? फुलफिल्ड। देखो प्रत्येक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो? 2 होते हैं ना। तो एक ऑर्बिटल, प्रत्येक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। देखो 2-2 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही है? आ रही है ना। देखो सभी ऑर्बिटल्स देखो 2-2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, है ना। संपन्न है, खुश हैं, क्योंकि अधिकतम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दोनों प्रत्येक ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इन्हें बोलते हैं फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स। प्रत्येक ऑर्बिटल्स में अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? फुलफिल्ड ऑर्बिटल। ये क्या है? फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। ये क्या है आपके? फुलफिल्ड ऑर्बिटल। ये क्या है आपके? फुलफिल्ड ऑर्बिटल। फुलफिल्ड ऑर्बिटल, फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक, अब इधर देखो प्रत्येक ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन। देखो प्रत्येक ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन। ये है, ये क्या है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल। कैसे हैं? हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स। ठीक, ये डी ऑर्बिटल्स, डी और ये फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल्स, ये क्या है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। क्या आप बताओ? D9 को देखो, D9 को देखना जरा। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2, इसमें एक ही है। ये जो लास्ट ऑर्बिटल इसमें एक ही है। ये ना तो फुलफिल्ड है, बताओ फुलफिल्ड है क्या? फुलफिल्ड नहीं है, ना हाफ फील्ड है। ना तो फुलफिल्ड है ये, ना इस जैसा है। देखो ये ना तो फुलफिल्ड है, ना इस जैसा, ये वाला D10 जैसा है, और ना D5 जैसा है। ना तो फुलफिल्ड है, ना हाफ फील्ड है ना। इन्हें बोलते हैं इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट लिखा है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। ठीक है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? नीचे ये देखो, ये भी क्या है? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है। ठीक, अब मेरी बात समझना ध्यान से। जो D10 होते हैं आपके, जो D10 होते हैं वो स्टेबल होते हैं, D5 भी स्टेबल होते हैं। इधर देखो जरा, D10 और D5 जो होते हैं स्टेबल डी ऑर्बिटल्स होते हैं। D9 और D4 की तुलना में, मेरी बात समझने की कोशिश करना ध्यान से। D10 जो होता है D9 की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है। इसी तरीके से D5 जो होता है D4 की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है। D10 D9 की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है, D5 D4 की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है। सुनना समझना, D10 D9 की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है, D5 D4 की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इसे कैसे याद रखेंगे सर हम, है ना। देखो जरा यहाँ पे देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है। देखो दोनों शादीशुदा हैं, देखो पेयर बन गए, पेयर जोड़े बन गए। देखो इलेक्ट्रॉन जोड़े बन गए, ये खुश है, दोनों इलेक्ट्रॉन खुश है। यहाँ पर भी दोनों इलेक्ट्रॉन खुश है, यहाँ पर भी दोनों इलेक्ट्रॉन खुश है। अरे ये शादीशुदा हो गए, जोड़े बन गए इनके, ये खुश है अपनी जिंदगी में। ठीक, ये सब खुश है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये खुश है, ये खुश है, ये खुश है, ये भी खुश है। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो, ये दुखी है, इसकी शादी नहीं हो पा रही है, इसके जोड़े नहीं बन पा रहे हैं, इसे कोई मिल ही नहीं रहा है शादी करने के लिए। ये हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा अनस्टेबल रहेगा, ये भागता ही रहेगा शादी करने के लिए, शादी नहीं हो रही इसकी। ठीक, तो जिन सब की शादी हो चुकी है, तो आप क्या समझेंगे? जो पेयर्ड वाले सारे पेयर्ड हैं तो स्टेबल है, तो D10 ज्यादा स्टेबल होता है D9 की तुलना में। अब याद आएगा, बोलो अब याद आएगा। हाँ याद आएगा। ठीक, इधर देखो, ये देखो सब अकेले हैं, देखो सब अकेले हैं ना, सब अकेले हैं, अपने में खुश हैं। लेकिन इस ऑर्बिटल के पास देखो कुछ भी नहीं है, इस ऑर्बिटल के पास, ये बेचारा बड़ा दुखी है कि भाई सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन तो है सबके पास इसमें, लेकिन इनमें तो इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। तो ये ऑर्बिटल अनस्टेबल होते हैं, ऐसे ऑर्बिटल, इन्हें बोलते हैं इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स। इन्हें क्या बोलते हैं? हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो आपको बस इतना सा याद रखना है, D10 जो होता है D9 की तुलना में ज्यादा स्टेबल होता है, और D5 जो होता है D4 की तुलना में ज्यादा स्टेबल होता है। अब देखो, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D9 का मिलेगा आपको, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और D9 मिले आपको, तो आप याद रखिए वो D9 D10 में कन्वर्ट होना चाहता है स्टेबिलिटी के लिए, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए। कोई भी एटम हमेशा अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है। बिल्कुल बात सही है ना? यस, ठीक है। अब देखो जरा, कभी भी आपको किसी भी एलिमेंट में D9 मिले, वो किस में कन्वर्ट होना चाहता है? D10 में। किसी भी एलिमेंट में D9 मिले, वो किस में कन्वर्ट होना चाहता है? D10 में। इसी तरीके से किसी भी एलिमेंट में D4 मिले, किसी भी एलिमेंट में आपको D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिले, वो कहां कन्वर्ट होना चाहता है? D5 में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। फिर से सुनो, किसी भी एलिमेंट में D4 मिले, वो कहां कन्वर्ट होना चाहता है? D5 में। D4 मिले, कहां कन्वर्ट होना चाहता है? D5 में। इधर देखो, अब इधर देखो, आपको क्रोमियम में D4 मिला ना, D4 मिला, बोलो D4 मिला,
कहां कन्वर्ट होना चाहेगा, D5 में। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पहुंचेगा, D में पहुंचेगा ना, तो 4s1 होगा, 3D5 होगा, D5 में कन्वर्ट हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक, इसी तरीके Cu में D9 है ना, D9 है ना, कहां कन्वर्ट होना चाहेगा, स्टेबल होने के लिए D10 में ना, तो D10 यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पहुंच गया, D10 में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो क्या करना है, आप लोग आराम से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि सर ये बातें समझ में नहीं आई, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर एक बार समझ में आता है वीडियो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो दूसरी बात देख लीजिएगा, तीसरी बात देख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़िएगा जरूर। ठीक है, ठीक।